ओके बेटा, तो हम स्वीक्स को स्टार्ट करेंगे। इसका वन शॉट हम सारे के सारे जितने भी हमारी सोशल साइंस की किताबें हैं इनका वन शॉट हम बनाएंगे और एक ही स्टिंग में हम इनकी जो है इनके थोड़े बहुत नोट्स जो है जो हमें इलाबरेट करेंगे, जो एक्चुअल जो इसका थीम होगा और आगे चलकर जो इसकी एक्सरसाइज है उस पर भी हम बात करेंगे। क्लियर? तो इसको आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है और इसके नोट्स को भी थोड़ा बहुत आपने जो मैंने नोट्स दिए थे तो वो भी थोड़े बहुत आपने पढ़े हैं। तो मैं इनको वन शॉट अब एक दफ़ा आपको सारा कोशिश करूँगा इस एक ही सिटिंग में समझाने की। तो ये जो है ये आपके लिए क्विक रिवीजन का जो है एक ज़रिया बनेगा और आप जल्दी से 40-45 मिनट में सारे के सारे लेसन को अंडरस्टैंड करेंगे अलॉन्ग विथ इट्स एक्सरसाइज के साथ। क्लियर? तो जब हमने स्टार्ट की तो इस लेसन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दो बच्चों के बारे में बात हो गई है और दोनों का नाम जो था वो समीर था। तो वो एक दूसरे को फिर जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उस कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन लास्ट में एक बात है इसमें कि वहाँ पर कुछ राइट्स हो गए थे और उन राइट्स के बाद जो समीर जो था समीर वो सीन से ही गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मसला है, ह्यूमन सोसाइटी में कुछ मसला है जिसकी वजह से लोग जो है एक दूसरे से मिलते जुलते होने के बावजूद भी उनको एक दूसरे के साथ रहना या उठना बैठना उस तरह से समाज में किसी वजह से अलाउ नहीं किया जाता है जिस तरह से होना चाहिए एक इंसानियत में। क्लियर? तो इस चीज को समझने के लिए, चूंकि वहां पर वो दोनों समीर थे लेकिन दोनों का मजहब अलग अलग है, हम मजहब को डिस्कस नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर वो चूंकि ये जाएगा, तो हम सिंपली ये समझेंगे कि डाइवर्सिटी है हमारे आइडियाज में, हमारे रिलीजन्स में। यहाँ तक कि जब इंसान पैदा होता है तो हम देखते हैं कि इंसान को मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ने दी है या फितरत ने दी है, नेचर ने दी है, जिनको हम सभी लोग शेयर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ डिफरेंसेस हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो उस चैप्टर को ये क्लियर करता है और इस चैप्टर का नाम ही इस वजह से है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और इस चीज को जब आप देखेंगे कि फ्रॉम नेचर मैनकाइंड इनहेरिट्स ए वैरायटी ऑफ थिंग्स यू शुड नो कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो फितरत से हमें मिलती हैं, एंड दीज इंक्लूड प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रिलीजन, रेस, कल्चर एंड कलर। ये सारी चीजें इंसान को मिलती है और इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है, ये खुद से ही मिलती है हर एक को। अब ये मसला है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको मिलती है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कौवा है, हो सकता है दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ कौवा ना हो। क्लियर? तो इस बात पर, और हम किसी एक घर में पैदा हुए है जिसमें रिलीजन एक है और हो सकता है जो दूसरा हमारा कोई फ्रेंड है वो दूसरे घर में पैदा हुआ और उनका रिलीजन अलग हो सकता है। हम किसी एक कास्ट में पैदा हुए, वो हो सकता है वो दूसरे कास्ट में पैदा हुआ। हमारे यहाँ जो है मिसाल के तौर पर हम कश्मीर में रहते हैं तो कोई तमिलनाडु में रहता है। हमारे यहाँ दरख्त जो है सेब के हैं तो उनके यहाँ जो है वहाँ मैंगो के हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें हमारा कोई इस तरह से कोई हमारा कोई जिसको हम कहते हैं कोई इंटरवेंशन नहीं है, ये हमने नहीं किया है बल्कि ये फितरतन हो जाता है खुद से ही। लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि इस बुनियाद पर वो लोगों में एक तरह की वो नाबराबरी, जिसको हम समाजी नाबराबरी कहते हैं, वो उस तरह से इन चीजों को देखते हैं। हालांकि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसा कि आपके नोट्स में दिखेगा आपको कि यहां पर हम दो चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। असल में दुनिया में इस चीज को जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि किसी के यहाँ एक तरह का एनवायरनमेंट है, किसी के यहाँ दूसरा, किसी के यहाँ एक तरह का कल्चर है, किसी के यहाँ दूसरे तरह का, किसी के यहाँ, और किसी की मिसाल के तौर पर शक्ल सूरत एक तरह से है और दूसरे की शक्ल सूरत दूसरी तरह से है। इसको हमने कंफ्यूज किया है इसको इनइक्वालिटी से, हालांकि इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले अगर ये दो अल्फाज आपको समझ में आ गए तो इसका मतलब है आपको ये सारे का सारा चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो भी इसमें आगे आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि डाइवर्सिटी का हमने पहले मुकाबला करना है इनइक्वालिटी से। हमें इनको समझना है, अलग अलग करना है। तो डाइवर्सिटी वर्सेस इनइक्वालिटी, हमें समझना है इनइक्वालिटी क्या होता है और हमें समझना है डाइवर्सिटी क्या होती है। पहले हम इनइक्वालिटी पर जाएंगे क्योंकि डाइवर्सिटी हमारा सबक है।
लेसन है हमारा, हम इनइक्वालिटी को समझें, क्योंकि हम इसको कंफ्यूज करते हैं डाइवर्सिटी के साथ। किसके साथ? तो डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में बुनियादी फर्क क्या है? जब हम इनइक्वालिटी कहते हैं, इनइक्वालिटी का मतलब होता है डिफरेंस, इनइक्वालिटी का मतलब होता है अदम मसावात। वो चीज जब हम फर्क जो है क्रिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसके उलट होती है डाइवर्सिटी। सो द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉट हैविंग द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। हम ये बुनियाद बना के किसी को अपने से अलग समझते हैं कि देखिए इसकी शक्ल मेरे से नहीं मिलती है, इसके रिसोर्सेज इतने नहीं है जितना मैं अमीर हूं, ये गरीब है, समझ रहे हैं, ये लड़का है वो लड़की है, इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं। हम इसको क्रिएट करते हैं, ये अनरियल होता है। क्लियर? सो एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट टू पर्सन्स आर नॉट इक्वल। डिफरेंस का मतलब यह होता है कि दो बंदे एक जैसे नहीं है। एक होता है उनमें डिसिमिलैरिटी होती है, लेकिन हम इसको पंगा बनाते हैं, तो हमें उसको डाइवर्सिटी समझना चाहिए, न कि डिफरेंस, न कि इनइक्वालिटी। समझ रहे हैं? डिफरेंस है उनमें, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? हम इनइक्वालिटी, हम अदम मसावात, ऐसे डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये मेरे बराबर नहीं है। तो इस तरह की अदम मसावात को हम इनइक्वालिटी कहते हैं। दिस इज नॉट डाइवर्सिटी। इसको डाइवर्सिटी, लेट अस सी नाउ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहते हैं, इसको मैंने उर्दू में लिखा है तनु, इसको कहते हैं। जैसे हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नवी इंसानी। नवा का मतलब होता है वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज है। किसी का रंग एक तरह से है, जैसे बाग में फूल होते हैं, तो कोई क्या कह सकता है कि वो फूल नहीं है? फूल तो सभी है। अब जब हम उस लेवल पर जाके ये समझते हैं कि ये सभी फूल है, हम सब चीजों से उस वक्त मोहब्बत करते हैं, सब चीजों को अच्छी तरह से उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन जब इंसान की बात आती है तो हम एक दूसरे से लड़ने दौड़ते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी किसी का रंग हो सकता है पिंक हो, किसी का रंग जो है वो ब्लू है, किसी का रंग वाइट है, किसी का रंग मुख्तलिफ है दूसरे से। तो इस बुनियाद पर हम ये नहीं कहते हैं कि वो फूल अच्छा है, ये फूल अच्छा नहीं है, हम सबको फूल मानते हैं। समझ रहे हैं? तो दैट इज कॉल्ड वैरायटी। क्या बोलते हैं उसको? तो अब डिफरेंस और इसमें फर्क, जो डिफरेंस इनके बीच में इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में फर्क आपको समझ आया? डाइवर्सिटी का मतलब होता है ये रियल होता है, लेकिन इनइक्वालिटी हम खुद से क्रिएट करते हैं, हमेशा अनरियल होती है। सो द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कलर, कास्ट, रेस, रिलीजन। आप इसको रंग समझिए, फूलों के रंग की तरह आप इसको ले लीजिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, इज नोन एज डाइवर्सिटी। इसी को हम डाइवर्सिटी का दूसरा पॉइंट आप याद रखें, द सेंस ऑफ वैरायटी दैट एग्जिस्ट्स इन द ट्रेट्स, लुक्स, बिहेवियर, culture, religion, language, abilities, resources, and opportunities related to different people is said to be diversity. जो भी इंसान को दुनिया में मिलता है, चाहे उसकी खूबसूरती है, वो दिखता कैसा है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल लुक्स या ट्रेट्स, या वो उठता बैठता कैसे है, उसका मजहब क्या है, उसका जो है उसकी लैंग्वेज, वो बोलता किस तरह से है, कौन सी जुबान बोलता है, उसकी सलाहियतें कैसी है, अल्लाह ने उसको कौन से रिसोर्सेज में पैदा किया है, इन सारी चीज़ों को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हमें इनइक्वालिटी की तरह नहीं लेना चाहिए। क्लियर? ओके। सो क्वालिटी ऑफ इंक्लूडिंग और इन्वॉल्विंग पीपल फ्रॉम ए रेंज ऑफ डिफरेंट सोशल एंड एथनिक बैकग्राउंड। लेकिन जब हम डाइवर्सिटी दिमाग में लाएंगे, हमेशा याद रखना, इसका मतलब है कि हमें लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। ये जो उनके बीच में जो फर्क है, इसके बावजूद भी हम एक हैं, इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी डाइवर्सिटी का कनोटेशन नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। यानी कोई शख्स काला है, इसके बावजूद भी वो मेरा भाई है, मुझे उसके साथ उठना बैठना उसी तरह से, इस तरह मैं अपने जो मेरी तरह दिखता है, मेरा अपना भाई। समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, उसके कितने रिसोर्सेज हैं, वो किस कम्युनिटी में पैदा हुआ है, वो क्या लैंग्वेज बोलता है, तो इसको हम यानी डाइवर्सिटी मीन्स एक्चुअली इंक्लूजन। लेकिन जब हम इसको इनइक्वालिटी की तरह देते हैं, इट मीन्स एक्सक्लूजन। हम इसको निकालते हैं, हम उसको निकालना नहीं है, उसको अपनाना है। समझ आई बात? तो इसको डाइवर्सिटी कहते हैं।
अब ये फैक्टर्स जो होते हैं, डाइवर्सिटी क्यों होती है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके दो फैक्टर्स बुनियादी तौर पर है, यानी जितने भी आप ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में देखोगे, इसके दो फैक्टर्स असल में हैं। ये एक है हिस्टोरिकल फैक्टर, दूसरा है इसका जियोग्राफिकल फैक्टर। और यही दो चीजें जो है इस किताब के साथ, जो आप सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही है, इसके साथ साथ आपको जो दो किताबें पढ़नी है वो वही है, हिस्ट्री और जियोग्राफी। इसीलिए हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ आ जाएंगी जब हम उनकी तरफ जाएंगे। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स का रोल क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे। पहला रोल इसमें, इट इज मैन इनिशियली, ये मेन हुआ है, मैन है ना, मैन इनिशियली लेड ए नोमैडिक लाइफ। जब इंसान शुरू में जब इस दुनिया में आया तो वो नोमैडिक लाइफ जिंदगी गुजारता था, खाना बदोश था, एक जगह नहीं रहता था, समझ रहे हैं? तो ये उसकी हिस्ट्री है, इंसान की ये हिस्ट्री है। ये आपको बड़े डिटेल में पढ़ना होगा जब आप हिस्ट्री में जाएंगे। तो उसके बाद इन लेटर स्टेजेस मैन बिगेन टू कोऑपरेट एंड इंटरमिंगल विथ ईच अदर। अब एक ग्रुप यहां पर है खाना बदोश का, एक ग्रुप दूसरे सहारा डेजर्ट में है, फिर वो एक दूसरे के साथ अब मिलते गए। जब वक्त बढ़ता गया तो एक दूसरे के साथ आते जाते, और उनका एनवायरनमेंट एक तरह से, हमारा एनवायरनमेंट दूसरे तरह से, लेकिन वक्त ने हमें आपस में मिलाया, वक्त ने हमें आपस में मिलाया, और हिस्ट्री में ये सारी बातें हैं। उसके बाद क्या, इट लेड टू एमर्जेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब अलग अलग इलाकों के लोग जो है एक दूसरे से मिलते गए और किसी जगह पर वो सेटल हो गए, तो डाइवर्सिटी आ गई। पहले वो एक ही तरह के थे, मिसाल के तौर पर हम खाना बदोश का कबीला जो कश्मीर में रहता था, हम सिर्फ इतने ही थे, लेकिन फिर अचानक जो है एक और ग्रुप जो है, मान लीजिए जम्मू से आ गया, एक लद्दाख से आ गए, तो डाइवर्सिटी बन गई हम आपस में। और हमने देखा एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे से थोड़े बहुत मुख्तलिफ है दिखने में, लैंग्वेजेस भी मुख्तलिफ है, और हमारे जो अकायद वगैरह हैं, कल्चर जो है, खाने पीने के तरीके जो है, वो सारा अलग है। तो इट क्रिएटेड डाइवर्सिटी। क्लियर, बात समझ आई? तो ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर, ये हो गया। लेट अस सी नाउ रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या होता है। ज्योग्राफी ऑफ केरला अलाउज द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड इट्स। यहां पर हम मिसाल पढ़ेंगे क्योंकि आपके बुक में ये दिया हुआ है, तो उसको मैंने बुनियाद बना के यहां पर ये पॉइंट रखा है। So geography of Kerala allows the cultivation of spices and its coastal areas, connects it with international trade and culture. मिसाल के तौर पर अगर हम केरला की बात ले लेंगे, तो केरला जो है ये साहिल पर वाक़ा है समंदर के, और केरला में जो क्लाइमेट है, आब हवा है, उसके हिसाब से वहां कल्टीवेशन जो की जाती है वो स्पाइसेस की जाती है, कंडिमेंट्स की जाती है, यानी वहां मसाले उगते हैं, जो हम मसाले मुख्तलिफ मसाले खाते हैं। तो ये मसाले खासकर कार्डमम और सिनेमम, जो जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो अलत दालचीनी, समझ रहे हैं? तो इनको यहां पर जब, चूंकि ये यहां बड़ी मिकदार में उगते हैं, तो दुनिया से लोग आते थे इनकी खरीदारी के लिए। अब दूसरी, चूंकि इसके साथ एक और चीज ये है कि ये पूरी दुनिया के साथ इसका कनेक्शन है समंदर के जरिए से, और समंदर का सफर इजी आसान होता है, तो दुनिया से लोग, दुनिया भर से लोग आते थे और यहां तिजारत करते थे। तो इस तरह से केरला जो है वहां पर एक कनेक्शन बन गया दुनिया के लोगों के साथ मिलने का। तो ये ज्योग्राफी की वजह से हुआ, इसकी वजह से ज्योग्राफी की। सो अब हम देखेंगे लद्दाख की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख फोर्सेस इट्स पीपल टू कीप गोट एंड शीप। अब यहां तो मसाले उगते हैं, अब लद्दाख जाएंगे तो वहां तो दरख्त है ही नहीं उतने, और वहां के लोग मजबूर हैं कि वो पशुपालन का वो काम करते हैं, यानी वो भेड़ बकरियां पालते हैं, ठीक, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पश्मीना वूल। लेकिन उनको भी फितरत ने, कुदरत ने अपनी चीजें दे दी है, तो वहां की एक ऐसी बकरी है जिससे पश्मीना का वूल उगता है, और ये पश्मीने का वूल जो है दुनिया भर में इसके एक खास किस्म के शाल बनते हैं, तो जिसको हम शहतूस का शाल बोलते हैं, समझ रहे हैं? और ये दुनिया में सबसे कॉस्टली है, इनको अल्लाह ने कुछ और दिया है, इनको फितरत ने कुछ और दिया है, समझ रहे हैं? सो इट इज माउंटेन पासेस फैसिलिटेट द ट्रेडर्स टू ब्रिंग कारवान्स ऑफ ट्रेड। अब इसमें चूंकि ये पहाड़ी इलाकों में है, इसकी ज्योग्राफी बहुत इसका रगड टेरीन है, लेकिन वहां दर्रे हैं जहां से एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ रास्ते जाते हैं। तो उस जमाने में चूंकि यहां पर हमने कहा केरला में समंदर है, तो समंदर के जरिए से आए, तो इन माउंटेन पासेस के जरिए से लोग आ गए, और वो भी लोगों के साथ मिले, और उन्होंने भी डाइवर्सिटी देखी, क्लियर, और उनकी डाइवर्सिटी को ऐड किया। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम कहां पर भी हो, हम हर सूरत में एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता ही रहता है, और इससे नई चीजें पैदा होती है।
लेकिन इस बुनियाद पर दूसरे के साथ ज्यादती करना, जो आप जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन हमें पढ़नी है कि इस बुनियाद पर हम फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और उस चीज को हम वहीं पर समझने की कोशिश करेंगे। अब डाइवर्सिटी से होता क्या है? डाइवर्सिटी क्रिएट सोशल ग्रुप्स। इसमें समाज के अलग अलग वो खानदान पैदा होते हैं, समाजी बरादरियां पैदा होती है, सोशल ग्रुप्स पैदा होते हैं। और दूसरा, एक ग्रुप में एक क्वालिटी होती है, दूसरे ग्रुप में दूसरी क्वालिटी है, तो इससे इंटरडिपेंडेंस भी आती है। एक ग्रुप एक काम अच्छी तरह से कर सकता है, दूसरा ग्रुप दूसरा काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो हम अब क्या कोशिश करेंगे, जो काम हमें नहीं आता है वो भी करेंगे? नहीं, हम उन लोगों से ये काम करवाएंगे जो ये अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके लिए हम वो काम करेंगे जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्लियर? तो इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। यानी डाइवर्सिटी इस वजह से फितरत में मौजूद है, इस वजह से ताकि हम एक दूसरे का काम आसानी से करें। हमें इस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, हमें इनइक्वालिटी को क्रिएट नहीं करना है, डाइवर्सिटी को यूज करना है। ये मकसद है इसका। बात समझ आई? तो पहली बात, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल आर देयर नीड्स। ये हम जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि कोई भी शख्स अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता ऑन देयर ओन। ये पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था, जब खाना बदोश लोग थे, उस वक्त ज़रूरतें कम थी और रिसोर्सेज ज़्यादा थे। आज रिसोर्सेज कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं। क्लियर? दे डिपेंड ऑन अदर सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल दीज नीड्स। लिहाजा इन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें दूसरे ग्रुप से कोलैबोरेट करना है। क्लियर? दूसरी बात, द वेरियस सोशल ग्रुप्स कैन बी फैमिलीज, ट्राइब्स, कम्युनिटीज एंड नेशंस। अब ये दूसरे ग्रुप्स कौन हो सकते हैं? ये दूसरे ग्रुप्स तो हमारी फैमिलीज हो सकती हैं, एक फैमिली हमारी, दूसरी फैमिली दूसरे घर की जो हमारे नज़दीक में बसते हैं। क्लियर? और इसके बाद ट्राइब्स, बड़े बड़े खानदान होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हमारा एक राथरों का एक पूरा ट्राइब है, पूरे कश्मीर में फैला हुआ। समझ रहे हैं? इसी तरह बाट का है, इसी तरह मीरों का है। क्लियर? तो ये ट्राइब्स हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो अब इसमें इतना ज़्यादा, लेकिन अगर हम ट्राइबल एरियाज में आ जाएंगे तो वहाँ ये ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद आती है कम्युनिटीज़। हम कश्मीर में जो है कश्मीरी कम्युनिटी है, लेकिन हमारे ही कश्मीर का एक हिस्सा जिसको जम्मू कहते हैं, तो वहाँ जो है उनको हम या लद्दाख में है तो वो लद्दाखी कम्युनिटी है, और जम्मू में जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, मुझे याद नहीं आ रहा है उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारी जो कम्युनिटी, मुझे याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। तो जम्मू में वो जो दिमाग से निकल गया। तो within a social group diverse types of activities are performed। अब मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है, अब हमें पता है लद्दाख वाले लोग वो कोई और काम जानते हैं, और जो वैली में रहते हैं, और जो जम्मू के डोगराज हैं, हाँ वहाँ डोगरा कम्युनिटी है, तो मुझे याद आ गए, तो उनका कोई और वो बिजनेस अच्छी तरह से करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे इंसानियत में एक तरह की वो जो ये तनु जो है, इससे हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तरक्की के लिए इस्तेमाल, झगड़े के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर झगड़े के लिए तो ये डिफरेंस हो गई, और हम जानते हैं कि ये इनइक्वालिटी की वजह से हो जाता है। हम दूसरे को अपने बराबर नहीं समझते हैं, हम अदम मसावात का वो इसको बनाते हैं। सो they perform different types of activities, और they depend and we depend on their skills। मुख्तलिफ स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है, तो ये हर एक में नहीं होती है, हर कम्युनिटी में नहीं होता है। एक में एक स्किल होता है, दूसरे में दूसरा स्किल होता है, और उनकी इंटरेस्ट, उनकी एजुकेशन भी डिफरेंट होती है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, और अभी अगर आपको शू पॉलिश करना होगा तो आप मेरे पास नहीं लाएंगी, किसके पास जाएंगी? जिसको ये काम आता है। अब हमें इस बुनियाद पर ये फ़र्क नहीं करना है कि देखिए वो शू पॉलिश करता है तो वो रेस्पेक्ट के काबिल नहीं है, और ये वाला पढ़ाता है तो ये रेस्पेक्ट का। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, इसमें भी डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है हम उसको पसंद करेंगे, इसको पसंद नहीं करेंगे। दोनों से हमें काम है, दोनों की हमें ज़रूरत है, और दोनों को हमें रेस्पेक्ट भी देना है। क्लियर? दोनों की अपनी जगह है समाज में। सो टू फुलफिल वन्स नीड्स पीपल डिपेंड ऑन अदर्स। लिहाजा बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, हम डिपेंड करते हैं। सो नथिंग स्टॉप्स पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू कोऑपरेट। लिहाजा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। और एंड नॉट
जो एक और चीज़ में भी हम नहीं, वर्क टुगेदर, यानी हम एक दूसरे का काम करेंगे, एक दूसरे के साथ और कोऑपरेट करेंगे, वर्क टुगेदर करेंगे और फ्रेंड्स भी बनेंगे। इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता है इस बुनियाद पर कि हम डाइवर्स हैं। हाँ, अगर कोई हमें ये बताए कि हम इनइक्वल है तो वो तो अलग बात है। क्लियर? सो with the onset of globalization, the concept of interdependence between diverse areas has got a boost. अब चूंकि ज़माना बदल रहा है और अब ग्लोबल विलेज बना है, इंटरनेट है, अब सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो इस तरह की ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इंटरडिपेंडेंस और बढ़ गई है। क्लियर? तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा हमें अकोमोडेटिव होना है, हमें और ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है अपनी सोसाइटी में। क्लियर? तो अब चूंकि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की तो हमने थोड़ी बहुत बात की, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को अगर आप देखेंगे कि इसमें सैकड़ों लैंग्वेजेस बोली जाती है और जितने भी बड़े बड़े मज़ाहिब है, एक तो इंडिया में वो पहले से मौजूद है, उसके अलावा भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं। दुनिया के 8 बड़े मज़ाहिब सब के सब यहाँ पाए जाते हैं और तकरीबन 1600 लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती है। कितनी? 1600 जुबानें, और कितनी डाइवर्सिटी है ये आप समझ सकती है। क्लियर? तो देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ, क्लाइमेट भी डिफरेंट है, वेजिटेशन भी डिफरेंट है, वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट है। हमारी वाइल्ड लाइफ जो यहाँ कश्मीर की वाइल्ड लाइफ है तमिलनाडु से नहीं मिलती। क्लियर? तो एज वेल एज इवन लैंग्वेज एंड कल्चर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और राजस्थान का कल्चर अलग है और कश्मीर का कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर और है और तमिलनाडु का कल्चर और है। क्लियर? तो ये सारी वैरायटीज हैं यहाँ पर, इतनी डाइवर्सिटी है। इंडिया इज अ लैंड वायर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी गो हैंड इन हैंड, लेकिन इसके बावजूद, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, पूरा इंडिया मुत्तहिद है, इतनी सारी स्टेट्स एक ही सेंटर के अंडर। क्लियर? इंडिया क्यों? क्योंकि जब हम अंग्रेजों के अंडर थे तो उस वक्त सारे इंडियंस जो है, इंडियंस जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट ब्रिटिश, सब ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे और उनको फिरंगी साहब बोला जाता था। उस जमाने में क्या बोला जाता था? फिरंगी साहब, टू लिबरेट द कंट्री। सारे लोगों ने उस वक्त समझा, उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं ये लैंग्वेज बोलता हूं तो मुझे ये करना चाहिए, मुझे अंग्रेजों के साथ नहीं। हम सब ने सोचा उस वक्त कि हम इंडियन हैं और हम सब ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत उठाई और उनको यहां से उखाड़ फेंका। क्लियर? उसमें सबका वो था। और जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन हिज बुक, उन्होंने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो ये किताब जरूर पढ़ना। रोड दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये उसने अपनी किताब में लिखा। उसने कहा कि हम हिंदुस्तानियों पर जो हम मुत्तहिद हैं, हमारे इतिहाद को किसी ने हम पर थोपा नहीं है, हम खुद से मुत्तहिद हैं और ये हमारी मजबूरी भी है। अगर हम मुत्तहिद नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया जो है काट खाएगी। समझ रहे हैं? सो फ्रॉम आउटसाइड बट रादर इट इज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड्स। ये हमारे अंदर मौजूद है, इसकी तहों में, इसकी रगों में ये है, हमारी रग रग में हमारी यूनिटी है। क्लियर? कुछ भी हो, इंडियंस इंडियंस ही है। क्लियर? ओके, तो अब क्वेश्चंस हैं इसके। ये हो गया लेसन कंप्लीट। तो अब हम जल्दी से इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। ड्रॉप ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। वो तो आप जानते हैं कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। अब रीजनल और रिलीजियस कम्युनिटीज को आने किस रीजन में कौन सी बनाई जाती है। तो मैंने इस क्वेश्चन का एक जो मुख्तसर सा जवाब जब आप पूछा जाता है तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इलॉबरेटेड लॉन्ग आंसर, तो मैंने जो छोटा वाला पहला आंसर लिखा है तो ये काफ़ी होगा अगर इसमें आपका ये शॉर्ट आंसर आएगा, लेकिन लॉन्ग आंसर आएगा तो पूरा जो नीचे डिटेल है उसमें उसको आप पढ़ेंगे। डिफरेंट फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन माई लोकेलिटी आर, इसमें हमें पता है ईद है, गुरु पूरब है, होली है, दिवाली है और क्रिसमस है, ये हम जानते हैं। क्लियर? दीज आर द एंड फेस्टिवल शेयर्ड बाय डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज आर। उसमें इंडिपेंडेंस डे हम सभी मनाते हैं, लद्दाखी भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं और जम्मू वाले भी मनाते हैं। क्लियर? और इसी तरह रिपब्लिक डे मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ये सब मनाते हैं। लेकिन लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स विद रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया अगर हम देखेंगे तो ये फिर लंबा जवाब है। उसमें होली जो है ये हिंदूज मनाते हैं मेनली, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एटसेट्रा। क्लियर? उसके बाद आती है दूसरी। ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका टच किसके साथ है? डाइवर्सिटी के साथ है। हम ईद उल फितर मनाते हैं लेकिन लोग होली मनाते हैं इसी इंडिया में। समझ रहे हैं?
तो इसी तरह दिवाली, ये भी हिंदूज का है। मेनली सेंट्रल इंडिया में मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में। ये आपको समझ आता है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। ओके, तो उसके बाद आता है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। मेनली सेंट्रल इंडिया में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में भी, चूंकि केरला जो है मुसलमानों का एरिया है और तमिलनाडु में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, तो वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। ऑलमोस्ट इट इज़ एक्चुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, जिस तरह बाकी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्योंकि मुसलमान तकरीबन इंडिया के हर कोने में मौजूद हैं। उसके बाद क्रिसमस, इसको क्रिस्टमास नहीं पढ़ते हैं, इट इज़ क्रिसमस है। क्रिश्चियंस मेनली इसको मनाते हैं। तो मेनली इन सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियंस जो हैं, कोस्टल इंडिया में भी कुछ हैं, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी ये रहते हैं। उसके बाद पोंगल एक और है, ये हिंदू फेस्टिवल है, तमिलनाडु और केरला में मनाया जाता है। उसके बाद आता है छठ, इसको छठ पढ़ते हैं, चहाट नहीं पढ़ेंगे इसको, छठ पूजा है वो करते हैं उस वक्त। तो छठ जो है ये हिंदूज का फेस्टिवल है, खासकर बिहार में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं लोहड़ी, तो ये सिखों का फेस्टिवल है और हिंदू भी इसको मनाते हैं, और पंजाब और चंडीगढ़ के इलाके में, पंजाब और पंजाब, चूंकि चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, तो यहाँ पर ये मनाया जाता है। महावीर जयंती ये जैन्स मनाते हैं, हिंदूज भी मनाते हैं। छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार में जैन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद बुद्धा जयंती, तो बुद्धा जयंती जो है बुद्धिस्ट्स मनाते हैं और हिंदूज भी मनाते हैं, यूपी, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपकी जो रिच हेरिटेज है ये आपके यहाँ की डाइवर्सिटी को ऐड कर रहे हैं? ये तो हम पढ़ रहे थे अभी, समझ रहे हैं? तो आप इसका जवाब दे देंगे। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट्स एंड रेसेस। हम जानते हैं यहाँ मुख्तलिफ जो है कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ यहाँ तक कि हमारे ज़ातें जो है जिनको हम जाति कहते हैं, तो वो जाति बहुत सारी हैं। एंड एम्ब्रेस डिफरेंट रिलीजन, और बहुत सारे मज़ाहिब भी यहाँ हैं। एक ही जात के लोग हैं लेकिन उनके मज़ाहिब अलग हैं, समझ रहे हैं? द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडियन, मिसाल के तौर पर एक ही जात कश्मीरी हम हैं, हम कश्मीरी मुसलमान हैं, और हमारे यहाँ एक और बरादरी है जिनको हम कश्मीरी पंडित कहते हैं, वो पंडित हैं, वो एक तरह का हिंदू मजहब मानते हैं और हम इस्लाम मानते हैं, है तो हम दोनों कश्मीरी, समझ रहे हैं? ओके, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडिया आर ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं उनको देखेंगे तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इन लैंग्वेज, किसमें? जुबान बोलने में, रिलीजन में, ड्रेस में, कस्टम्स जो उनके हैं, तरीक़ेकार उठने बैठने का, एंड ईटिंग हैबिट्स यहाँ तक उनके अलग है। हम चावल खाते हैं और जो डोगरा हैं वहाँ के वो क्या खाते हैं? वो रोटी खाते हैं। एक ही रीजन के लोग हैं हम ऑलमोस्ट। एंड ईटिंग हैबिट्स विच हैज़ एनरिच्ड द हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ। इससे हमारी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, इस डाइवर्सिटी में हमारी तनु बहुत ज़्यादा है इन द फॉलोइंग वेज। और किस तरह से है वो हम पढ़ेंगे। वी मीट पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेज, हम बहुत सारी ज़ुबानें जानने वाले। यही वजह है कि हम कश्मीरी होके कश्मीरी भी बोलते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बहुत सारी ज़ुबानों के साथ हमारी है, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत पंजाबी भी, समझ रहे हैं? वी हैव लार्ज वैरायटी इन फूड्स, बहुत किस्म किस्म के खाने पकवान हमें खाने को मिलते हैं। कभी हम उसको पसंद करते हैं, कभी हम इसको पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। हालांकि अपना स्टेपल फूड जो है उसको हम भूलते नहीं हैं, लेकिन दूसरों का भी एंजॉय करते हैं। इसी तरह वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के उनमें हम शिरकत करते हैं और देखते हैं इनको, उनको एंजॉय भी करते हैं। वी लर्न टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को, तहजीब, तमद्दुन को पसंद करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, उसको रेस्पेक्ट भी देते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। वी एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कश्मीर में, आपको पता है कश्मीर का डांस कौन सा है? उसको हम दम्बेल बोलते हैं। वही अगर आप पंजाब जाएंगे तो भंगड़ा है, और आपने कश्मीरियों को भंगड़ा करते हुए भी देखा होगा, समझ रहे हैं? तो हम इसको, और इसी तरह म्यूज़िक जो है, यहाँ पर बहुत सारे रैप सिंगर्स हैं, हालांकि ये हमारे कल्चर का नहीं है। हम रोफ और वो करते हैं, जो हमारी ये जो है, हम छाकर और रोफ उसको हम कहते हैं, जो हमारा यहाँ सिंगिंग का तरीका है। इसी तरह सूफियाना मौसीकी है, लेकिन हम क्लासिकल मौसीकी भी सुनते हैं। क्लियर? वी हैव ए वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल्स एंड क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स,
और इसी तरह अगर हम कश्मीरियों का अपना पुराना तहजीबी ड्रेस देखेंगे तो वो डिफरेंट है, जो हम आज पहनते हैं वो तो शायद डिफरेंट होगा, समझ रहे हैं। इसी तरह अब तीसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतनी ज्यादा तनु होने के बावजूद हम मुतहिद किस तरह से हैं, इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। ये एक बहुत अच्छी टर्म है जिसके जरिए से हम इंडिया की जो असल स्ट्रेंथ है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से। अगर हम पंडित नेहरू की बात करेंगे तो उन्होंने जो इंडियन यूनिटी के बारे में जो उसने कहा है इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो हमने अभी पढ़ा, वो उसने क्या कहा था कि ये विद इन इट्स फोल्ड है हमारी डाइवर्सिटी। यस, द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ की यूनिटी जो है, इतिहाद जो है, वो तो काबिल दीद है। इसको डिस्क्राइब करना ये तो सिर्फ इंडिया के बस की ही बात है। सो जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक जो उसने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया रोट, उसने लिखा है इंडिया वॉज ऑलवेज यूनाइटेड इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंस। उसने एक और बात भी लिखी है, उसने कहा कि इंडिया हमेशा मुतहद था, इसकी मुख्तलिफ जोग्राफी होने के बावजूद, यहाँ मज़ाहिब अलग अलग होने के बावजूद, यहाँ रिलीजन होने के बावजूद, फिर भी कल्चर हमारा अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम मुतहद हैं और बरसों से हो रहा है ये। द डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। और यहाँ की डाइवर्सिटी हमने हमेशा इसको ताकत अपनी बनाई है, हमने इसको कभी भी इनइक्वालिटी में वो नहीं, हालांकि है कहीं कहीं पर ये भी है, हम ये आउटराइटली नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया मुतहद है। ये इसकी बड़ी पहचान है कि हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। क्लियर। इवन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, जब आज़ादी की बात आ गई, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा, विमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन एंड अपोजिट ब्रिटिश रूल। उस वक्त हमने ये नहीं देखा, जब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जब हमने लड़ा, उस वक्त हमने न कल्चर को देखा, न रिलीजन को देखा, न रीजन को देखा। हम उठे और हमारा एक ही मकसद था कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं, हमें इनको यहां से निकालना है। बात समझ आई। सो दिस स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी मेड इट वेरी हार्ड फॉर ब्रिटिश टू कंटिन्यू द रूल एंड इंडियंस वन द बैटल ऑफ द इंडिपेंडेंस। यही वजह है कि अंग्रेज हमारे सामने हथियार डालने, हमारा इतिहाद देख के, डाइवर्सिटी के बावजूद हमारा इतिहाद देख के वो यहां से भागने पर मजबूर हो गए और हमें आज़ादी मिल गई। ऑल्सो द सेम नेशनल फ्लैग वॉज यूज्ड एज मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एवरीवेयर। यही जो हम यहाँ तिरंगा इस्तेमाल किया था हमने, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये हर जगह उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। एक जगह यानी एक जगह इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है इंडिया के हर जगह ये इस्तेमाल हुआ। समझ रहे? In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside. ये हमने अभी भी पढ़ा था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हिंदुस्तान को इतिहाद थोपा गया है बाहर से, but rather it was something deeper and within its fold. ये हमारे अंदर मौजूद है, हमारी तहों में मौजूद है, ये हमारे अंदर ये बैठा हुआ है। The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. और यहाँ हर तरह की वैरायटी को, जो हर तरह के कस्टम्स को, यानी मुख्तलिफ वैराइटीज़ के कस्टम्स यहाँ हैं, ट्रेडिशंस यहाँ हैं, हम उनको न सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं बल्कि एनकरेज करते हैं। यानी एक तो हम एक्नॉलेज करना होता है कि मैं मानता हूँ, वो भी है। दूसरा होता है कि आप है तो आप इसी में ठीक है, इसको एनकरेज करना बोलते हैं। समझ रहे हैं? So this suggests that despite of having geographical, cultural and language differences, people of India are living with unity, peace and respect for each other's tradition. लिहाजा हम ये बात वसूख से कह सकते हैं कि इसके बावजूद हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ, हमारा मज़हब मुख्तलिफ, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बहुत सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ अमन से रहते हैं, इतिहाद से रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं और जानते भी हैं कैसे करनी है। Number 4, underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflects India's essential unity. जो आपने बुक में वो पोम पढ़ी है, यहाँ पर दी हुई है हमारे बुक में, ये है, Don't forget the days of blood, oh friends, in the midst of your happiness, remember to shed a tear for us.
ये बहुत ये लंबी पोम आपने इसमें पढ़ी है। तो इसको हमें अंडरलाइन, इसमें से हमें अंडरलाइन करना है वो वाला हिस्सा जिसमें एसेंशियल यूनिटी जो इंडिया का इतिहाद है उसको जाहिर करता है, उसको जाहिर करता है इस सारी पोम में। तो ऊपर दिया हुआ है और मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे। ये यूनिटी को जाहिर करता है, ये यूनिटी को, क्योंकि जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायरिंग की, उसने ये नहीं देखा कि कौन सिख है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, अलग अलग उनको नहीं मारा, बल्कि एक साथ सब पर जो गोलियां बरसाई। बात समझ रहे हैं? तो वहां से हमें पता चला। और जब शायर ने लिखा, उसे लिखा देखो आज मुसलमान और हिंदू का एक के साथ एक मिला हुआ खून एक साथ बह रहा है। तो इसका मतलब है यूनिटी, क्योंकि अंग्रेज हमें ये देख के नहीं मारता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। अंग्रेज ने हमें इसलिए मारा कि हम हिंदुस्तान और हम उससे आजादी चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? So this line is the poem in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre reflects India's essential unity. ये वो असल यूनिटी हमें दिखाती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, perhaps is the last question, ये आखिरी वाला है। Choose another region in India and do a similar study of historical and geographical factors that influences the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? आपको किसी दो जगहों को, आपको यहां पर आपने देखा केरला और लद्दाख की वो दे दी हुई है। तो मैंने पहले उसको, क्योंकि अगर शॉर्ट आंसर आएगा तो उसका वो आंसर आपको देना है, लेकिन उसके बाद मैंने इसको इलैबोरेटेड आंसर में भी इसको मैंने लिखा है। तो पहले आप इसको आंसर देखेंगे। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its production of Shahtoos wool, या जिसको हम पश्मीना वूल भी कहते हैं, that drew traders to these regions. Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. ये हमने पहले इसका वो जो पहले हिस्से के साथ इसका जॉइंट है, यानी जब हम केरला और तमिलनाडु को देखते हैं, सॉरी केरला और इसको लद्दाख को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में कोई ऐसी चीज थी, पहले से मौजूद थी, जिसकी वजह से ट्रेडर्स यहाँ आए और वहां का जो कारोबार है वो फला फूला। अब हम बात करेंगे कि रीजन हम वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, जो हम यहाँ नहीं देखते हैं, उसको हम देखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स उसके क्या है, क्योंकि यहाँ इसने यही बात कही है कि आप दो अलग अलग रीजन आप ले लीजिए। तो लेट अस सी इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है। लाइज इन द रीजन ऑफ गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के इलाके में आता है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। ये नॉर्थ में हिमालयाज के साथ मिला हुआ और साउथ में बे ऑफ बंगाल जो समंदर है उसके साथ खाड़ी में। अ स्मॉल कोस्टल रीजन इज ऑन द एक्सट्रीम साउथ, और इसके बिल्कुल साउथ में एक कोस्टल एरिया भी है, साहिली समंदरी इलाका भी है। वाइल द सुंदरबन फॉरेस्ट इज द रिमार्केबल लैंडमार्क एट द गंगा डेल्टा, और इसी एरिया में जो है सुंदरबन के वो पाए जाते हैं। खास तरह का मैनग्रोव का जंगल है, और ये दुनिया में रेयर तरह का एक वो है मैनग्रोव है। ये है वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब इसकी हिस्टोरिकल वो देखेंगे फैक्टर्स। इट हैज क्लोज रिलेशंस विथ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इसकी जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स का रिलेशन किसके साथ है? ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि ये इंटरमिक्सड है। द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अब लोग क्या करेंगे? वो तो एग्रीकल्चर ही करेंगे। पानी मौजूद है, जमीन जो जरखेज मौजूद है, साहिली इलाका है, पानी ही पानी है, तो लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर ही करेंगे, थोड़ी भेड़ बकरियां पालेंगे। अच्छा, और मेनली द कल्टीवेशन ऑफ राइस ड्यू टू फर्टाइल लैंड्स ऑफ डेल्टा, मैंने ये कहा। और ज्यादातर ये कौन से किस किस्म की, जिसमें पानी की जरूरत होती तो उसमें हम राइस की काश्त देखते हैं। उसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए और अच्छा खासा क्लाइमेट भी चाहिए, और आबहवा अच्छा जो है गर्मी चाहिए। वो दोनों चीजें यहाँ मौजूद हैं, तो ये किसी और चीज को तो यहाँ नहीं उगाएंगे। दुर्गा पूजा ऑफ हिंदूज एंड ईद ऑफ मुस्लिम्स आर टू मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बंगाल। यहाँ पर जो मज़ाहिब के एतबार से जो यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें दुर्गा पूजा हिंदू का और ईद जो है मुसलमानों का मशहूर है। ठीक, बहुत और भी है, लेकिन हमने दो का इसलिए लिया क्योंकि इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर? अब रीजन हम ले लेंगे केरला का। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? सिचुएटेड बिटवीन द लक्षद्वीप सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स और लक्षद्वीप के बीचों बीच आता है।
इट हैज़ ए वेट एंड मैरीटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि इसका समुद्री आबहवाओं की नतीजे में जो वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसको थोड़ा सा वो मैरीटाइम क्लाइमेट के साथ, मैरीटाइम का मतलब होता है जिस पर समुद्री हवाओं का असर होता है, तो वो क्लाइमेट यह है। एंड इन्फ्लुएंसर बाय द सीजनल हैवी रेन्स, और जो मानसून की हवाएं चलती है उनकी वजह से भी इसका काफ़ी मुतासर होता है इसका मौसम। द वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट इज रिलेटिवली फ्लैट कंपेयर टू द ईस्टर्न रीजन, जो वेस्ट का एरिया है वो थोड़ा बहुत फ्लैट है और ईस्टर्न रीजन जो है वो बालाई इलाका है। एंड हैव मेनी लेक्स एंड कैनल्स, और इसमें कैनल्स और लेक्स भी हैं छोटे मोटे। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ड्यू टू कोस्टल एरियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वेर प्रेवलेंट एंड thus देयर आर पीपल फ्रॉम मेनी रिलीजन्स, क्योंकि पुराने ज़माने से कोस्टल रीजन जो है यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे, और यही वजह है यहाँ अरब ज़्यादा आते थे। और जब अरब में इस्लाम आया तो वो केरला है, इसी वजह से केरला 90% मुसलमान। समझ रहे हैं मेरी बात? किस वजह से? क्योंकि उन्होंने उनके साथ उस ज़माने में ट्रेड रूट, ट्रेड रिलेशंस उनकी थी, तो यही वजह है। पूरे साउथ इंडिया में बाकी जगहों पर तो है बाकी मज़ाहिब, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम है। वजह क्या है? वजह तिजारत है, तो इन्फ्लुएंस करता है ना, डाइवर्सिटी आ जाती है ना। दिस स्टेट हैज नियरली इक्वल पॉपुलेशन फ्रॉम हिंदुइज्म, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन रिलीजन्स, तो इसकी पॉपुलेशन जो है ये नियरली इक्वल पॉपुलेशन फ्रॉम हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, तो यहाँ तकरीबन हर तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं और बराबर, और ज़्यादा मुसलमान ही है यहाँ शायद, एक एतबार से मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है और हिंदू भी है। फेस्टिवल्स लाइक ओनम, ये यहाँ का लोकल फेस्टिवल है। ईद, ये मुसलमानों का फेस्टिवल है। क्रिसमस, ये क्रिश्चियनों का फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओनम को ज़्यादा हिंदू मनाते हैं। सो द जियोग्राफिकल फीचर हेल्प्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, और जियोग्राफी की वजह से यहाँ स्पाइसेस बनाए और उनकी जो है उनका कारोबार होता है। सो थैंक्स अ लॉट। ये जो है 40 मिनट का है लेसन, तो ये हो गया। थैंक्स।